एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो थियरी लेकर आए हैं वो है केमिकल इवोल्यूशन थियरी, जिसको कि ओपैरिन ने दिया है। तीन और थियरी की अगर हम बात करें तो एक थियरी है पैनस्पर्मिया थियरी, जो कि यह बताती है कि अर्थ पर लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो दूसरे प्लेनेट से स्पोर के आने से हुई है। इसके बाद जो है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ये बताती है कि एक सुपर पावर गॉड ने अर्थ पर लाइफ जो है वो फॉर्मेशन किया है। और एक कैटाट्रॉपिक थ्योरी ये बताती है कि नेचुरल डिजास्टर और फ्लड की वजह से लाइफ जो है वो एक लाइफ जो है वो लॉस हो गई और फिर उसके बाद दूसरी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। इन तीनों थियोरी के कोई एविडेंसेस प्रेजेंट टाइम में ऐसे नहीं ज्यादातर मिले हैं, इसलिए इन थियोरी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा बात नहीं होती है। जो मॉडर्न जो केमिकल थियोरी है ओपैरिन की, जिसको कि मेटलिस्टिक थियोरी भी बोलते हैं, जिसको कि नेचुरलिस्टिक थियोरी भी बोलते हैं, यही थियोरी जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ओपैरिन ने इस थियोरी में जो बात बताई है, इस थियोरी के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो पहली पॉइंट इसमें है कि दिस थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट ओपैरिन 1924 एंड हेल्डन इन 1929। तो इस थियोरी जो है प्रपोज की गई ओपैरिन और हेल्डन के द्वारा। This theory published in 1936 in his book The Origin of Life। तो ये जो थियोरी है वो Origin of Life नाम के एक बुक में जो है ये पब्लिश की गई 1936 में। According to this theory, origin of Earth and life on it completed in 8 steps। ये थ्योरी बताती है कि अर्थ पर लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो कुल 8 सिक्वेंशियल स्टेप्स में हुई है। तो क्या है 8 सिक्वेंशियल स्टेप्स? तो आइए हम इसके बारे में बात करें। तो पहला स्टेप्स इसमें है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रिमिटिव इन्वायरमेंट आर एटॉमिक फेज। तो पहले स्टेप में यह थ्योरी ये बात करता है कि पहले जो है अर्थ की ओरिजिन हुई और इसके बाद उस पर प्रिमिटिव इन्वायरमेंट ओरिजिनेट हुए और जिसको कि एटॉमिक फेज भी बोला गया। तो इस स्टेप में क्या इंपॉर्टेंस जो है फिनोमेना हुई, तो इस बारे में बात करते हैं। तो इन मिल्की वे गैलेक्सी देयर फॉर्म हॉट गैसियस क्लाउड कॉल्ड सोलर नेबुला। तो मिल्की वे गैलेक्सी, इसके बारे में बता चुके हैं कि जो एलम नाम के प्रिमेवियल स्टेट मैटर से मैटर में सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन होने से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी बनी। इस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी बनी जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में एक हॉट गैसियस क्लाउड जो है वो फॉर्म हुआ जिसको कि सोलर नेबुला बोला गया। सोलर नेबुला ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड रोटेशन फॉर्म कंसेंट्रिक गैसियस क्लाउड फ्रॉम विच अर्थ इज ओरिजिनेटेड एंड हॉट गैसियस क्लाउड। तो मिल्की वे गैलेक्सी के जो हॉट गैसियस थे उन्होंने सोलर नेबुला का फॉर्मेशन किए। सोलर नेबुला से सन बना और इससे सेपरेट होकर के जो है वो प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो जब सोलर नेबुला से जब अर्थ जब ओरिजिनेट हुई तो उस समय अर्थ जो है वो हॉट गैसियस क्लाउड के फॉर्म में थी। और दिस हॉट गैसियस क्लाउड कंटेन एटम, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, निकिल, कॉपर एक्सेट्रा, बट नॉट फ्री स्टेट प्रेजेंट। तो फ्री स्टेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर स्टेट। सभी जो मटेरियल थे वो एटॉमिक फॉर्म में थे, मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उस समय, इसीलिए इस फेज को एटॉमिक फेज बोला गया है। तो हॉट गैसियस क्लाउड जो कि सोलर नेबुला से जो है वो सेपरेट हुई थी, वो भी अभी गैसियस फॉर्म में थी, और उस क्लाउड में भी सभी जो मटेरियल जो थे वो एटम के फॉर्म में भी अभी थे। As the temperature of this hot clouds down, जैसे जैसे वो जो गैसियस क्लाउड था अर्थ का, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होता गया, ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड रोटेशन एटम स्टार्ट सेटल डाउन। सारे जो एटम्स थे वो सेटल डाउन होना शुरू किए अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड डेंसिटी। तो मास और डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है सभी जो एटम जो है वो सेटल डाउन होना शुरू कर दिए। तो इस तरह के सेटल डाउन से जो है डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ में डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हुआ। आयरन, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिडियन, ये सभी जो हैवी एटम थे कलेक्ट इन सेंटर कॉल्ड अर्थ कोर। तो ये सब जो हैवी जो एटम थे जिनकी डेंसिटी बहुत हाई थी, जिनके मास बहुत ज्यादा थे, वो ग्रेविटेशन और रोटेशन प्रोसेस में वो अर्थ के सेंटर में चले गए और किसका फॉर्मेशन किया? अर्थ कोर का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से जो अर्थ कोर में जो आयरन और निकिल है, हॉट टेम्परेचर होने की वजह से ये हॉट लावा के फॉर्म में बने। तो कोर में आयरन और निकिल से हॉट लावा बने। मीडियम जो एटॉमिक वेट वाले जो एटम थे जैसे कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो थे वो मिडिल में सेटल हो गए अर्थ के, और उन्होंने अर्थ का मेंटल का फॉर्मेशन किया। तो मीडियम साइज के जो एटम थे उन्होंने अर्थ का मेंटल बनाया, और लाइटर एटम जो थे जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या और भी इस तरह के जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट जो एटम थे, उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का क्या बनाया? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाया। तो इस तरह से जो हॉट गैसियस क्लाउड में डिफरेंट एटम थे वो अपने डेंसिटी और मास के अकॉर्डिंग जो है ग्रेविटेशन और रोटेशन की वजह से अर्थ के कोर का फॉर्मेशन किए, मेंटल का फॉर्मेशन किए, और मेंटल के सरफेस पर जो है वो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किए। तो इन दिस वे हॉट गैसियस क्लाउड ऑफ अर्थ सेटल इन कोर, मेंटल एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, स्टील, लिथोस्फीयर आर क्रस्ट ऑफ अर्थ नॉट फॉर्म। तो अभी भी अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट था या लिथोस्फीयर था अभी नहीं बना था। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, escape velocity of this atom is so high, is so high, permanent atmosphere was still not formed। तो जो एटमॉस्फेयर बना था ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उस एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट ऑफ गैसियस एटम थे उनकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए वो अर्थ के सरफेस पर ना होकर के स्पेस में ज्यादा रहती थी। इसीलिए अभी अर्थ के सरफेस पर किसी परमानेंट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं हो सका था। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 11.2 किमी पर सेकेंड की अगर स्पीड से अगर हम थ्रो करते हैं तो वो अर्थ के ऑर्बिट को
पार करके वो स्पेस में चला जाता है, वो वापस नहीं आता। तो इसी तरह की कुछ जो प्रिमिटिव जो गैसियस थी, जो कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन की थी, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन की थी, उनकी भी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए वो अर्थ के सरफेस पर कम एग्जिस्ट करती थी। इस वजह से उस समय जो न्यूली फॉर्म जो अर्थ था उस पर किसी परमानेंट जो एटमॉस्फेयर है इसका फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो सका था। इसी तरह सन की जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो 617 किमी पर सेकेंड होती है। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 617 किमी पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम उसको अगर मूव करा देते हैं तो वो जाकर के सन के ऑर्बिट में गिरेगा। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है उस समय ज्यादा थी, अर्थ पर जितने भी एलिमेंट थे ज्यादा थी, इस वजह से परमानेंट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं की थी। इस तरह से फर्स्ट स्टेप में अर्थ की ओरिजिन, उसमें एटमॉस्फेयर किस तरह से बना, एटम किस तरह से सेटल हुए, ये फर्स्ट स्टेप में जो है वो कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में जो है वो अर्थ की ओरिजिन हो गई है, सारे मटेरियल अभी गैसियस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा हॉट है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप के बारे में, जो कि यह बताता है कि जो एटम से जो है वो मॉलिक्यूल की ओरिजिन कैसे हुई, और अगर मॉलिक्यूल की ओरिजिन हुई तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। तो सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्थ का इनिशियल जो टेम्परेचर था जब वो सोलर नेबुला से सेपरेट हुआ तो यह लगभग अबाउट 5000 टू 6000 सेल्सियस था, और इस समय कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म, फ्री फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। सभी जो मटेरियल थे वो सभी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। एज द टेम्परेचर केम डाउन, जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन गया तो फ्री एटम्स स्टार्ट टू कंबाइन अमॉन्ग देमसेल्फ। तो फ्री एटम जो थे वो आपस में कंबाइन हुए, वो मेटल एटम के साथ भी कंबाइन हुए, और इस तरह से उन्होंने ऑक्साइड के फॉर्म में, नाइट्राइड के फॉर्म में और कार्बाइड के फॉर्म में वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। तो इस तरह से इस स्टेप में ही होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर वेपर भी बन गया था, लेकिन ये सभी जो फॉर्म थे, ये सभी जो मॉलिक्यूल बने थे, ये अभी भी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अभी भी ये गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे थे। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में 90% जो था वो हाइड्रोजन एटम था, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ जो है वो दूसरे एटम एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ तो हाइड्रोजन एटम ही था। सो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। आज का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो कि रिड्यूसिंग टाइप का था, तो उसका मेन रीजन क्या था कि 90% जो है वो हाइड्रोजन एटम ही वहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे। ज्यादा हाइड्रोजन एटम की वजह से जितना भी उस समय के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो सभी जो है वो रिड्यूस हो गई हाइड्रोजन के द्वारा, और उसने लार्ज अमाउंट में जितना भी ऑक्सीजन था वो सभी जो है कन्वर्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल में, और इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होने से वाटर का मॉलिक्यूल बना।
अभी भी ये सुपर हीटेड गैसियस फॉर्म में था। सो प्रिमिटिव अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी वो कंप्लीटली क्या होगी, खत्म होगी। तो सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन ने सभी ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन कर लिया था और कंबाइन करके वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लिया था। इसलिए इसी स्टेप से जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हुआ उसी समय से ही ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि जितनी भी हाइड्रोजन थी वो ऑक्सीजन के साथ, जितनी भी ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई। और इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम भी कंबाइन होकर के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमोनिया का भी फॉर्मेशन किए। लेकिन अभी इस स्टेप तक जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। एज द टेम्परेचर समवॉट डाउन, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मटेरियल, एज ए रिजल्ट सॉलिड लिथोस्फीयर इज फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप में भी हम बात किए थे कि सभी जो गैसियस एटम थे वो अपने अपने डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेटल तो हो गए थे, लेकिन मेंटल के सराउंडिंग जो है वो क्रस्ट लेयर लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सॉलिडिफिकेशन से सॉलिड लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। एक बार फिर से अगर इस स्टेप को अगर समराइज करें तो अर्थ जो है वो हॉट कंडीशन में है, 5000 से लेकर के 6000 जो है उसका सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इनिशियल पॉइंट में। 90% जो थी हाइड्रोजन एटम थे, बाकी के सेल्स जो है रेस्ट ऑफ एटम थे। लेकिन जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर डाउन गया, ये जो एटम है वो आपस में कंबाइन किए और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। सबसे पहले अगर देखें तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो है वो होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बने। प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट थी। उसने सभी ऑक्सीजन से एटम के साथ कंबाइन करके सभी ऑक्सीजन एटम को वाटर वेपर में कन्वर्ट करा लिया। इस तरह से प्रिमिटिव एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग टाइप का हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए और इस तरह से लार्ज नंबर में जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उनका फॉर्मेशन हुआ। और फिर जब थोड़ा और टेम्परेचर डाउन हुआ, ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि अभी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हुए और इस तरह से सॉलिड लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। पोपैरिन की ओरिजिन ऑफ लाइफ में थर्ड स्टेप पर, और थर्ड स्टेप है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स इवोल्यूशन। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि एज द प्रिमिटिव लिथोस्फीयर इज फॉर्म, तो इसके प्रीवियस वीडियो में यानी प्रीवियस स्टेप में जो है वो लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर जो बच्चे डायरेक्ट इस थर्ड स्टेप्स में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर के पहले सेकेंड और फर्स्ट जो स्टेप्स है उसको पहले देखें। तो as the primitive lithosphere is formed, the surface of earth becomes solid। तो ये बात तो समझ में आती है कि जैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब सॉलिडिफाइड हुए तो लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन किए और ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन कोर, आयरन एंड निकल which exists in molten lava came out by puncturing lithosphere and cover whole the lithosphere। तो जैसा कि इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि लिथोस्फीयर बन चुका है, कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और आयरन और निकल जैसे जो मेटल जो है वो मोल्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है कोर रीजन में। और ये क्या किए कि ये मोल्टेड जो लावा है
वो लिथोस्फीयर को पंक्चर करके स्फीयर की सरफेस पर आए और सरफेस पर आकर के पूरे लिथोस्फीयर को क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो इस तरह से पूरा जो लिथोस्फीयर है वो मोल्टेड जो लावा है निकिल और आयरन का पूरा कवर हो गया। When nitrogen, carbon, oxygen, etc. etc. atom came in contact with this hot molten lava, they form nitride, carbide and oxide in primitive atmosphere। यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे कि ये है कोर, अर्थ का कोर है जिसमें कि आयरन और निकिल प्रेजेंट है। ये मेंटल वाला पोजीशन है, ये है कोर, ये है मेंटल, और ये जो है वो है लिथोस्फीयर, और इधर जो है वो है एटमॉस्फियर। तो जब ये आयरन और निकिल के जो लावा जब ये अर्थ सरफेस पर आए, अर्थ लिथोस्फीयर पर आए, लिथोस्फीयर को पंक्चर करके, तो ये पूरा इस लिथोस्फीयर को कवर कर लिए। क्योंकि ये बहुत हार्ड थे, इस वजह से एटमॉस्फेयर की जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब ये इस हॉट लावा के टच में आई तो इसने कार्बाइड, नाइट्राइड और ऑक्साइड जैसे कंपाउंड का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से ये सब कंपाउंड जो फॉर्म हुए वो यहाँ पर बताया गया है कि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम जब ये हॉट मोल्टेड लावा के टच में जब आए तो इन्होंने नाइट्राइड, कार्बाइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। एज द टेम्परेचर मोर डाउन, water vapor condense into liquid and fall in the form of rain at hot lava, which immediate converted into water vapor. This process run continuously at millions of years, and as the temperature came near 100 degrees Celsius, water start exists as a liquid and a huge primitive ocean was formed at the lithosphere। तो इस स्टेप में बताया गया है कि जैसे टेम्परेचर और नीचे आया, वाटर वेपर जो कि अभी सुपर हीटेड फॉर्म में प्रेजेंट थी, वो जो है वो कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हुई, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो लार्ज अमाउंट में रेन का फॉर्मेशन की। क्योंकि जब ये वाटर वेपर, जब ये रेन इस हॉट लावा के टच में आए तो इमीडिएटली जो है वो क्या हो गए, इवापोरेट हो गए। इवापोरेट होने के बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में चले गए, और ऐसी कंडीशन जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर तक चली। वाटर कंडेंस हुआ, रेनफॉल हुई, और वो हॉट लावा से टकराकर फिर से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई, और इस तरह से धीरे धीरे होते होते अर्थ जो है उसका टेम्परेचर जब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब आया, तो अब वाटर जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दी, लिक्विड के फॉर्म में रहना, किस पर, लिथोस्फीयर पर। इस तरह से ह्यूज अमाउंट में वाटर जो है वो क्या, रेन के फॉर्म में लिथोस्फीयर पर जमा हुई, और इस तरह से प्रिमिटिव ओशन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। रेन स्टॉप्स बट लाइटनिंग कंटिन्यू। तो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में जो है वो जब ये लिक्विड फॉर्म में आया तो रेन जो है वो स्टॉप हुई, और लाइटनिंग जो है वो कंटिन्यू चलती रही, और उसी प्रिमिटिव ओशन में जो है लाइटनिंग के इफेक्ट से सिंपल जो अमीनो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ उसी प्रिमिटिव ओशन में। तो कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बने। हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बने,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन बने, जिनका कि वाटर वेपर के साथ जो है वो क्या रिएक्शन हुआ, और ये वाटर वेपर के रिएक्शन के बाद इन्होंने ऑक्सी और हाइड्रोक्सी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ऑक्सी और हाइड्रोक्सिक कंपाउंड के फॉर्म में जो है वो कीटोन बने, ईथर एल्कोहल एल्डिहाइड और ऑर्गेनिक एसिड बने। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की वजह से ये सभी जो है, इन सभी से जो है वो अमीनो एसिड, एल्निन, ग्लाइसिन और सिंपल शुगर, प्यूरिन और पाइरिमिडिन जैसे बेस बने। तो जैसे ही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड in process of polymerization reaction form complex organic बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। जैसे कि सिंपल शुगर जो है वो पॉलीमराइज होकर के ओलिगोसेक्राइड और फिर पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। अमीनो एसिड से ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से लेसिथिन एंड सिफेलिन जैसे फैट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बना। प्यूरिन, पाइरिमिडिन और फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आरएनए, प्रोटीन और डीएनए का फॉर्मेशन किए। उस समय ऑक्सीडेशन एंड प्यूट्रिफिकेशन यानी कि सड़न नॉट अकर इन दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बनने के बाद वाटर में जो है वो उसी तरह से पड़े रहे, इनका ऑक्सीडेशन और प्यूट्रिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय प्रेजेंट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और डिकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया जो थे वो एब्सेंट थे उस समय, इसलिए ये सभी मटेरियल जो है वो रिमेन डिसॉल्व रहे प्रिमिटिव ओशन के वाटर में। तो इस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से अब जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बन गए, और जो कि डिसॉल्व रहे उस प्रिमिटिव जो ओशन है उसी में डिसॉल्व फॉर्म में बने रहे। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें कि पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में जो है इसके बारे में जो है जरूर पूछा जाता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, नीट में भी आते हैं। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा था। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है आइए देख लेते हैं। तो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टू फाइंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। तो थियोरी में अगर थियोरी की बात करें, इसको हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो थियोरी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन या इसके डेरिवेटिव होते हैं, और ये स्पेशली इनमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी थियोरी। इसके बाद रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर हुए थे, तो पहला जो रिक्वायरमेंट था वो है 1/2 लीटर एंड 1/5 लीटर फ्लास्क था, 2 टंगस्टन की इलेक्ट्रोड, 10,000 वोल्ट की एक बैटरी जो कि 800 डिग्री सेल्सियस एंड लाइटनिंग क्रिएट करने वाली थी, एक कंडेंसर था जो कि वाटर वेपर को कूल करने के लिए लगाया गया था, 2 ग्लास ट्यूब थी जो कि फ्लास्क को कनेक्ट करने के लिए लगाई गई थी। तो वो फिगर में जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्लास ट्यूब जो है वो दोनों फ्लास्क से कनेक्ट है, तो फिगर में देख सकते हैं। गैसेस के फॉर्म में अगर देखें तो जो गैसेस ली गई थी वो था मेथेन था, अमोनिया, हाइड्रोजन
जो कि 2:1:2 के रेशियो में था और इसके साथ वाटर वेपर था। और पूरे सिस्टम को जो अप्लाई किया गया था वो 1 वीक तक अप्लाई किया गया। प्रोसीजर क्या था, कैसे इसके एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या था कि टेक बोथ द फ्लास्क, पहले दोनों फ्लास्क लेते हैं और इसको जो है दोनों ट्यूब से जो है वो फिगर के अकॉर्डिंग जो है वो कनेक्ट करा लेते हैं। टेक वाटर इन स्मॉल फ्लास्क में वाटर लेते हैं एंड ऑल गैसेस इन लार्ज फ्लास्क। तो जितनी भी गैसेस थी मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, उसको लार्ज जो फ्लास्क है उसमें रखते हैं। इससे पहले कि इस गैस को रखने से पहले पूरे जो सिस्टम से जो है वो वैक्यूम पंप के थ्रू जो होती है सारी एयर निकाल दी जाती है, क्योंकि प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में एयर नहीं थी, इसलिए पूरा सिस्टम जो है वो क्या एयर प्रूफ था। उसके बाद ये वाटर लिया गया स्मॉल फ्लास्क में और लार्ज फ्लास्क में जो है ये गैसेस ली गई। फॉर स्पार्किंग के लिए जो है वो 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड को लार्ज फ्लास्क में जो है वो क्या कनेक्ट करा दिया गया और इसको 10,000 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा दिया गया। विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप ऑल एयर एंड ऑल द वे आर रिमूव फ्रॉम द फ्लास्क एंड ग्लास ट्यूब, जो कि पहले बता दिए। एक कंडेंसर इज कनेक्टेड बिलो द लार्ज फ्लास्क, के नीचे जो है वो एक कंडेंसर लगा दिया गया जो कि स्मॉल फ्लास्क और लार्ज फ्लास्क को जोड़ने वाला था और उसमें एक यू शेप्ड डीप का एक ट्यूब था जो कि जिसमें कि वाटर जो होता है वो कूल हो रहा था। दिस होल सिस्टम वर्क कंटिन्यूअसली अप टू 1 वीक तक ये लगातार वर्क करता रहा। 10,000 की बैटरी से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं टंगस्टन वहां से, तो स्पार्किंग होती है जो कि प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में उस लाइटनिंग को इंडिकेट करती थी, क्योंकि रेनफॉल हुई थी, रेन जो है वो स्टॉप हो गई थी, लाइटनिंग लगातार हो रही थी। उस रेन वाटर में या ओशन में जो मेथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन, इन सब के कॉम्बिनेशन से किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ पर पता चलता है। तो ऑब्जर्वेशन में 1 वीक तक लगातार अप्लाई करने के बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन किया तो उनको एक कंसंट्रेटेड रेड कलर का एक मटेरियल जो है वो यू शेप की जो ट्यूब थी उसमें ऑब्टेन हुआ आफ्टर 1 वीक। और जब इसको एग्जामाइन किया तो उसमें देखा कि एल्निन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन और कुछ अदर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से। उसका रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरह से हो गया, क्योंकि यह जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल काफी हाई वोल्टेज की एनर्जी और टेम्परेचर वाला था, तो इसलिए इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को स्पार्किंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो ये मेयर और यूरेका एक्सपेरिमेंट में बल्कि स्पार्किंग एक्सपेरिमेंट से भी यह फेमस है। इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो कि आगे हम लोग देखते हैं। यूरे एंड मिलर जैसा एक्सपेरिमेंट जो है वो कैल्विन एंड मेल्विन ने 1951 में किया, जिसमें उन्होंने सिंथेसाइज किया फॉर्मिक एसिड का, सक्सिनिक एसिड का और ऑक्सैलिक एसिड का अपने साइटोट्रॉन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। मोनोमर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट पॉलीमराइज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। सब बने ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन से, जिसको कि पहले ही बता दिए। दिस ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म इन वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन, बट टेम्परेचर इज स्टिल टू हाई दैट देयर इज नो चांस ऑफ लाइफ। तो अभी लाइफ का कोई चांस नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हेल्डन ने इस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे वाटर में, उसको उन्होंने हार्ड डायलूट सोप नाम दिया या प्रीबायोटिक सोप नाम दिया। तो इस तरह से नंबर 3rd स्टेप तक आते आते
जो है वो प्रीबायोटिक सूप या जिसको बोलते हैं हॉट वाटर सूप का जो है फॉर्मेशन हो गया। स्टेप्स नंबर 4 है जिसमें कि ओरिजिन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल, कोलॉइडल सिस्टम, माइक्रोस्फीयर, कोसर्वेट्स, इंडिविजिबिलिटी एंड केमिकल ऑटोमेशन की बात करेंगे। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जो हार्ट जो ओशियानिक जो सूप था ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता था, जिससे कि मेनी अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्पेशली चार्ज पार्टिकल बने और विच गेट कलेक्टेड टू फॉर्म सम लार्जर पार्टिकल कॉल्ड कोलॉइड पार्टिकल। तो ओशियानिक जो सूप था उसमें जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वे आपस में एक दूसरे के पास आए, क्योंकि वो अपोजिटिवली चार्ज थे। वो चार्ज की वजह से एक दूसरे के पास आए और वो एग्रीगेट हुए। एग्रीगेट होकर के कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन किए। लेकिन ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है अभी भी यह ओशियानिक जो वाटर था उस समय का प्रिमिटिव, उसमें अभी भी यह डिसॉल्व फॉर्म में भी पड़ा हुआ था, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो साइज होती है वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से और सस्पेंसर के पार्टिकल्स के बीच की साइज होती है। तो अभी भी जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं ये नेकेड आई से वो नहीं दिख पाते हैं प्रॉपरली। तो ये जो कोलॉइड पार्टिकल्स बने ये भी ओशियानिक जो वाटर है उसमें डिसॉल्व फॉर्म में पड़े रहे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें कि हम लोग जाने कि कोलॉइडल पार्टिकल बना और वो अब भी ओशियानिक वाटर में क्या है डिसॉल्व फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब आगे के पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि दिस colloidal particle get aggregated in a small insoluble droplet called colloidal system। तो ये कोलॉइडल जो पार्टिकल्स थे ये एग्रीगेट होकर के जब ये स्मॉल इनसोल्युबल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए बदले तो इन्हें कोलॉइडल सिस्टम नाम दिया गया। तो अभी जो कोलॉइडल पार्टिकल जो कि वाटर में जो टोटली जो है वो डिसॉल्व थे अब वो एग्रीगेट होकर के वो इनसोल्युबल फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं। जो इनसोल्युबल फॉर्म में जब आए तो उनको कहा गया कोलॉइडल सिस्टम। तो ये जो कोलॉइडल सिस्टम जो है वो आगे किस तरह से माइक्रोस्फीयर का फॉर्मेशन किए और किस तरह से कोसर्वेट का फॉर्मेशन किए ये हम लोग इस पॉइंट में जानेंगे। ड्रॉपलेट ऑफ कोलॉइडल सिस्टम एंड चार्ज प्रोटीन्स फॉर्म ए प्रोटीनिशियस बॉडी जिसको कि प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया, जिसको जो है फॉक्स ने 1955 में बताया। सच माइक्रोस्फीयर आर्टिफिशियली जो है वो फॉक्स ने हॉट अमीनो एसिड से क्या किया ऑब्टेन किया। तो इस तरह से जो ड्रॉपलेट ऑफ कोलॉइडल सिस्टम और जो चार्ज जो प्रोटीन थी उसने प्रोटीनिशियस माइक्रोस्फीयर का फॉर्मेशन किया। तो माइक्रोस्फीयर क्या था? तो माइक्रोस्फीयर जो है वो कोलॉइडल ड्रॉपलेट में जो अपोजिटिवली जो चार्ज प्रोटीन थी उन्हीं को कहा गया, जिसको कि फॉक्स ने आर्टिफिशियली जो भी तैयार किया था। आगे ये जो माइक्रोस्फीयर जो है वो किस तरह से कोसर्वेट में कन्वर्ट होने वाले हैं वो हम बात करेंगे। तो जो अपोजिटिवली जो चार्ज माइक्रोस्फीयर थे वो एग्रीगेट हो गए आपस में और उन्होंने ब्रिगर कोलॉइडल सिस्टम बनाए जिसको कि ओपैरिन ने कोसर्वेट नाम दिया। सच टाइप ऑफ आर्टिफिशियल कोसर्वेट आल्सो फॉर्म बाय द ओपैरिन फ्रॉम जिलेटिन एंड गम।
तो कोलाइडल सिस्टम केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने जब पढ़ा है, जैसे स्टार्च पाउडर भी एक कोलाइडल सिस्टम का एग्जाम्पल है, उस तरह जिलेटिन और गम से ओपैरिन ने कुछ इस तरह के कोलाइडल जो कोसरवेट का जो है वो क्या फॉर्मेशन किया, आर्टिफिशियल क्रोसोवेटर बनाए। कोसरवेट वाज द प्रिकर्सर स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। तो कोसरवेट जो है फर्स्ट लिविंग सेल का प्रिकर्सर स्ट्रक्चर था, जिसको कि इसीलिए इस कोसरवेट को प्री बायोन्ट या प्रोटोबायोन्ट या प्रोटोसेल भी कहा गया। तो इस तरह से कोसरवेट का भी फॉर्मेशन हो गया माइक्रोस्फीयर से, और जो माइक्रोस्फीयर के एग्रीगेशन से बिगर पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, और ये बिगर पार्टिकल को कोसरवेट बताया गया। और ये कोसरवेट जो है वो लिविंग सेल के जैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बने सबसे पहले, इसीलिए कोसरवेट को जो है वो क्या प्री बायोन्ट प्रोटोसेल्स या प्रोटोबायोन्ट कहा गया। तो प्रोटोबायोन्ट क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। एक कोसरवेट के पास क्या था कि मोर देन वन टाइप की जो प्रोटीन थे, न्यूक्लिक एसिड थे, और अदर कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड वेरियस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कोसरवेट के अंदर प्रेजेंट थे। तो ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोसरवेट। कोसरवेट जो थे वो इनसोल्युबल थे इन ओशियानिक वाटर, और इन्होंने एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया जो कि फैटी एसिड जैसे लेसिथिन और सिफेलिन जैसे फैटी एसिड का बना हुआ था अराउंड द सरफेस। तो इस तरह से फैटी एसिड की जो है वो जो है लेयर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बन गई अराउंड द कोसरवेट, और यह कुछ न कुछ जो है धीरे धीरे जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर की ओर जो है कोसरवेट का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है। सम प्रोटीन्स विद इन दिस कोसरवेट इन सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कंबाइन विथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि आयरन है, कॉपर है, निकिल है, मैग्नीज है, और ये स्टार्ट करना शुरू कर दिए, एंजाइम की तरह वर्क करना शुरू कर दिए, जिसको कि एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहा गया। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद इन दिस स्ट्रक्चर्स कंबाइंड विथ आयरन, कॉपर एंड निकिल। तो आज भी अगर देखो तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन बॉडी और कोफैक्टर का बना हुआ है, जिसमें कि कोफैक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं और इनऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं। एपो एंजाइम और कोफैक्टर जो है मिलकर के होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी टाइप का कुछ सिस्टम जो है वो डेवलप कर गया। कोसरवेट के अंदर जो प्रोटीन थी उसने इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है उसके साथ कंबाइन करके कुछ एंजाइम जैसे एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दी, और इस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम की तरह वर्क किए, और ये एंजाइम और इनको क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहा गया, बायो कैटलिस्ट कहा गया। और इनकी अब ये जब एक बार बने तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया कि द कंपाउंड इनसाइड द कोसरवेट ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट डिकम्पोज, और इस तरह से जो कोसरवेट के अंदर जो दूसरे टाइप के जो कंपाउंड थे एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से वो ब्रेकडाउन हो करके उन्होंने न्यू सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन किया उस कोसरवेट के अंदर, या करना शुरू कर दिया। डिकम्पोजिशन एक्टिविटी ऑफ कोसरवेट इज एज लाइक फर्मेंटेशन। तो कोसरवेट की ये जो एक्टिविटी थी वो फर्मेंटेशन जैसी एक्टिविटी थी, और इस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो एनर्जी रिलीज हुई, जिसका कि यूज हुआ सिंथेटिक प्रोसेस में, दूसरे केमिकल के फॉर्मेशन में इस एनर्जी का यूज हुआ। दिस एक्टिविटी इज लाइक एनारोबिक रिस्पिरेशन। और अब ये जो कोसरवेट के अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन जैसी एक्टिविटी जो है वो आना शुरू हो। कोसरवेट स्टार्ट एब्सॉर्बिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम primitive oceanic water and now act as chemo heterotrophs।
तो एंजाइमेटिक एक्शन के बाद ये सारे जो कोसरवेट है इन्होंने सराउंडिंग वाटर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन अंदर कर लिया और इस तरह से अब ये कीमो हेट्रोटॉप जैसे एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे एंड ब्रेकिंग डाउन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज द साइन फॉर प्रिमिटिव लिविंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पर जो ग्रोथ हुआ या डेवलपमेंट हुआ कोसरवेट का वो ये कि जब कीमो हेट्रोट्रॉप जैसी एक्टिविटी जब वो परफॉर्म करने लगे, न्यू सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन करने लगे, एनर्जी गेन करने लगे, तो सर्टेन साइज के होने के बाद उनके पास जो है मल्टीप्लिकेशन की एक्टिविटी परफॉर्म हुई और इस तरह से वो ब्रेकडाउन होकर के न्यू कोसरवेट का फॉर्मेशन भी करना शुरू कर दिए। इस तरह से एक लिविंग सेल का साइन जो है, प्रिमिटिव जो लिविंग सेल है उसका साइन जो है वो कोसरवेट में स्टार्ट हो गया, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की ओरिजिन की ओर जो है वो क्या इंडिकेट करता है। ओपेरिन थ्योरी का स्टेप्स नंबर 5 है और इस स्टेप्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ओरिजिन ऑफ ऑटो कैटलिस्ट सिस्टम जनरेट हुआ और जीन्स बने, वायरस बने और प्रिमोर्डियल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो आइए हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का फॉर्मेशन जो है वो कोसरवेट के अंदर हो गया था। अब ये जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है इनके पास जो है वो एबिलिटी जनरेट हो गई कि यह क्या सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी जो है शो करना शुरू कर दिए, सेल्फ डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिए एंड फॉर्म डुप्लीकेशन मटेरियल लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए। तो ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग जो है वो मटेरियल का फॉर्मेशन, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, डीएनए है, इसका फॉर्मेशन शुरू कर दिए नाइट्रोजनस बेस का यूज़ करके और फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करके, जिसको कि आज जो है वो न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म एज ए स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच नाउ कॉल्ड जीन। तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन भी हुआ तो एक स्मॉल पहले यूनिट के फॉर्म में हुआ। इस यूनिट को आज हम जीन के नाम से जानते हैं। इसके पहले 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं सेंचुरी से पहले जो है जीन के बारे में मोस्ट ऑफ साइंटिस्टों को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आज जो हम जीन कंसेप्ट वर्ड यूज़ करते हैं उसमें ये हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड के जो छोटे छोटे जो ये मॉलिक्यूल बने उन्हीं को ये जीन नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड कंबाइंड विथ प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को एक साथ न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, जो कि आज हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। प्रेजेंट वायरस आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल विच रिमेन नॉन लिविंग when they are outside from the body and start multiply when it goes to the living body। तो वायरसेस जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल हैं, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो पहले इनको अगर इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो जब तक ये आउटसाइड रहते हैं तब तक कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, इनएक्टिव पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं वो फिर से मल्टीप्लाई करके वो न्यू बॉडी का फॉर्मेशन, न्यू पार्टिकल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। नाउ वी नो दैट न्यूक्लिक एसिड फॉर्म प्रोटीन विच इज बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल ऑफ द बॉडी। आज भी हम लोग जानते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोटीन से ही पूरी बॉडी का क्या फॉर्मेशन होता है। पूरी सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इसी पर डिपेंड करती है कि किस तरह से उसका जो डीएनए जो मशीनरी है जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वो किस तरह से डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोटीन का या मेटाबॉलिक जो कैटलिस्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है।
तो दिस न्यूक्लिक एसिड इज ओशियनिक वाटर कॉल्ड इयोबायोंट। तो इस जो ओशियानिक जो न्यूक्लिक एसिड है जो कि ओशन में बना है, इसको इयोबायोंट बोलते हैं, क्योंकि इसके पास जो है वो क्या है, रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। इन 1970s हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज 77 न्यूक्लियोटाइड की एक होमोपॉलीमर जो है होमोपॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया, और 1975 में 126 का हेट्रोन्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमर आर्टिफिशियली तैयार हुए, जो कि ये प्रूव करते हैं कि ओशियन प्रिमिटिव ओशन के वाटर में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हैपेंड पहले हुई हैं, जो कि आज भी उसके जो प्रूफ है आर्टिफिशियली उस तरह के जो केमिकल बना करके हम लोग क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। अगर 5 स्टेप्स को अगर समराइज करें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो कोसरवेट के अंदर बने हुए थे, उनके अंदर सेल्फ जो है रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट होगी, जिससे कि वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किए ओशियनिक वाटर में। और ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पहले जो है वो यूनिट के फॉर्म में बने, जिसको कि जीन कहा गया, जो कि बने थे नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड के पॉलीमर के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो जीन बना, और इस तरह से इस न्यूक्लिक एसिड को जो है वो ओशियनिक वाटर में जो है वो इयोबायोंट कहा गया, विच इज साइन फॉर ओरिजिन ऑफ प्रोटोवायरस। तो इस तरह से जो पहले के जो वायरस जो बने, जिनको कि प्रोटोवायरस कहा गया, इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स के ही बने थे, जो कि ओशियनिक जो वाटर था उसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटोवायरस के फॉर्म में बने। अब ये जो प्रोटोवायरस जो है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है, कंबाइन विथ प्रोटीन जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो वायरसेस के फॉर्म में बने, मोस्ट प्रिमिटिव प्रिमोडियल बॉडी बने। तो इस तरह से ओरिजिन ऑफ ऑटोकैटलिस्ट सिस्टम, जीन, वायरसेस एंड प्रिमोडियल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ नंबर 5 स्टेप्स में। नंबर 5 स्टेप में हम लोग जो है वो प्रिमोडियल बॉडी का फॉर्मेशन करा चुके थे, जिनसे किस तरह से जो है वो प्रिमोडियल जो प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में हम लोग इस स्टेप्स नंबर 6 में जानेंगे। तो स्टेप्स नंबर 6 है ओरिजिन ऑफ प्रिमोडियल सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें बताया गया है कि प्रिमोडियल जो बॉडी है जो कि वायरस के फॉर्म में है, ये मेम्ब्रेन जैसे कवरिंग से जो है कवर्ड होकर के सेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन की, और इसके लिए जो है वो मेनी हाइपोथेसिस दी जाती है कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड जो कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था, जो कि इयोबायोंट के फॉर्म में पड़ा हुआ था, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से ओरिजिनेट हुए, इसके बारे में जो है वो कई हाइपोथेसिस दी गई। इसमें से ओपैरिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ओपैरिन कोसरवेट सिंथेसाइज न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसाइज किए, आर दे एब्जॉर्ब न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम सराउंडिंग वाटर एंड चेंज इनटू सेलुलर फॉर्म, एंड ड्यू टू जीन मल्टीप्लिकेशन स्फीरिकल सेल एंड सेल ऑर्गेनेज फॉर्म। तो ओपैरिन के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो कोसरवेट थे उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का जो है वो सिंथेसिस हुई, या तो कोसरवेट ने सराउंडिंग से न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब किया और इस तरह से वो सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्फीरिकल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल का फॉर्मेशन किए, एंड और उसी में बहुत सारे जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स भी बने। तो ऐसा भी देखा गया प्रेजेंट टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर खुद का जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है वो ये बात सही भी है। और एक और साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें, ओपैरिन के अलावा एक दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होरोविच,
इन्होंने ओरिजिन ऑफ सेलुलर फॉर्म के लिए अपना जो हाइपोथेसिस दिया, उनकी हाइपोथेसिस ये थी कि पहले प्यूरिन और पायरिमिडीन और फास्फोरिक जो एसिड थे उससे पहले यूनिट के फॉर्म में जीन बना, और जीन का जो है पॉलीमराइजेशन हुआ तो उसमें डीएनए आरएनए बना। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो ये कंसेप्ट है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसमें से सबसे पहले कि डीएनए बना कि आरएनए बना कि प्रोटीन बना, तो इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि पहले सेम उसी तरह का कंट्रोवर्सी हो गई कि पहले जो है वो हेन आया कि उसका एग आया। में सेल्फ कैप्टिवेटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं, जबकि डीएनए और प्रोटीन में इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो प्रोबेबली जो है वो ये हाइपोथेसिस दी गई कि सबसे पहले जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और आरएनए से जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के बाद जो है उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल बने, और आरएनए मॉलिक्यूल से के बनने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। तो जब आरएनए मॉलिक्यूल जब बना तो उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आरएनए और प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन बने। न्यूक्लियो प्रोटीन में जो है वो स्टिकी नेचर होता है, जिसके सराउंडिंग जो है वो एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से माइक्रो बॉडी, सेलुलर माइक्रो बॉडी फॉर्म हुए, ऐसा हाइपोथेसिस दिया गया। और जो कि जिससे कि प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि ये बताया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो केवल न्यूक्लिक एसिड को बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर था, जिसको कि प्रोकैरियोटिक सेल नाम दिया गया। नंबर 7 स्टेप में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रोपिज्म। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है वो फुल्ली ओरिजिनेट हो चुके थे नेक्स्ट स्टेप में ही, और ये जो बैक्टीरिया थे वो सभी जो है वो हेटेरोट्रोपिक नेचर के थे, और इसलिए उन्होंने ह्यूज अमाउंट में जो है वो ह्यूज स्केल पर उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल का यूटिलाइजेशन किया अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे ओशियनिक वाटर में उनका लार्ज स्केल पर कंजप्शन होने की वजह से ये सभी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे सब जो है वो इंड होना शुरू हो गए, समाप्त होना शुरू हो गए। और अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो बनी है उसमें जो है उनमें जो है वो स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब सराउंडिंग से जो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर था वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया था, धीरे धीरे खत्म हो गया था। तो अब क्या हुआ कि रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम ओशन result struggling, or this struggling result chemoautotropic bacteria such as sulfur bacteria originated, which use inorganic material to get energy। तो पहले कीमोऑटोट्रोपिक जो कंडीशन थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूटिलाइजेशन होता था, लेकिन स्ट्रगलिंग की वजह से प्रोकैरियोटिक जो सेल के अंदर जो एंजाइम थे उसमें इस तरह के चेंजेस आए कि वे सराउंडिंग वाटर से इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो है वो एनर्जी लेना गेन कर दिए, एनर्जी लेना जो है वो शुरुआत कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से देखें तो सल्फर बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले बने। तो सबसे पहले सल्फर बैक्टीरिया जो है वो बने, जिन्होंने इनऑर्गेनिक जो सल्फर इनऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर से जो है वो ब्रेक डाउन करके कीमोऑटोट्रोपिक प्रोसेस में एनर्जी गेन किया। और इसी प्रोसेस में जो है मैग्नीशियम और पोरफायरिन जो केमिकल थे उन्होंने ग्रीन पिगमेंट का फॉर्मेशन उसी बैक्टीरिया के अंदर
जो है वो स्टार्ट कर दिया, जिससे कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से कुछ बैक्टीरिया जो है, जो कि अभी हेटेरोट्रॉपिक नेचर के थे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बनने की वजह से वे सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिए। और ये जो फोटोसिंथेसिस हुई उसमें अभी भी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं हुई। तो ये अनऑक्सीजेनिक जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट किए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर चेंजिंग एडवांस क्लोरोफिल इज फॉर्म। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से कुछ मॉडिफाइड फॉर्म जो है क्लोरोफिल के आए, जिनके पास एबिलिटी थी कि सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन करके वो अपना फूड तो बनाते ही थे, लेकिन साथ साथ इस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। तो प्रोबेबली ये बताया गया कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी बने, यानी कि कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया से जो है वो फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी बने, जिन्होंने सनलाइट का यूटिलाइजेशन करके लार्ज स्केल में जो है वो ऑक्सीजन रिलीज की इन्वायरमेंट में, इस तरह से जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट जो कि रिड्यूसिंग टाइप का अभी तक था, अब धीरे धीरे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में जाना शुरू कर दिया। और इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी बनने से जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था अब ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नाउ चेंजिंग इनटू ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म। और इसके बाद ऑक्सीजन बनने से जो यूवी रेडिएशन के इफेक्ट से ओजोन गैस बनी, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के अपर पार्ट में जाकर के लेयर बनाए, जिसने कि लार्ज स्केल पर जो है वो यूवी रेडिएशन को वहां से रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से सनलाइट जो कि काफी यहाँ पर अर्थ पर हीट प्रोड्यूस करती थी, अब वो धीरे धीरे जो है वो हीट कम हुई, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर और डाउन गया। और डाउन जाने के बाद जो है जो ब्लू ग्रीन एल्गी से जो आगे जो ग्रो की वो है यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरह से यहाँ तक जो है वो ओजोन गैस फॉर्म हो गई बाय एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। सनलाइट जो है वो अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई, और इसके बाद जो है वो अर्थ पर लाइफ सपोर्टिंग जो कंडीशन है और जो है मेंटेन हो गई। इसकी वजह से और भी डिफरेंट जो है फॉर्म बैक्टीरिया के ब्लू ग्रीन एल्गी के जनरेट हुए, और इसी जनरेशन में जो है वो क्या यूकैरियोटिक सेल भी क्या हुई, जनरेट हुई। स्टेप नंबर 8 में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटिस्टन। तो किस तरह से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए जो है वो 3 थ्योरी दी गई, 3 हाइपोथेसिस दी गई। इसमें पहली हाइपोथेसिस है इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें ये बताया गया कि जो यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेटेड हुई। इसके लिए उसमें जेनिक चेंजेस हुआ, डीएनए में चेंजेस हुआ, और इस तरह से डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ सेल के अंदर, जिससे कि सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसके बाद जो दूसरी जो थियरी है, थियरी ऑफ इंडिपेंडेंस ओरिजिन। तो जो थियरी ऑफ इंडिपेंडेंस ओरिजिन है वो इस बात को फोकस करती है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है वो साइमल्टेनियसली और फ्रीली जो है वो ओरिजिनेट हुए एक ही साथ। और लास्ट थियरी है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है और सिम्बायोटिक थियरी है। और इस थियरी के अकॉर्डिंग जो यूकैरियोटिक जो सेल है, प्रोटिस्टा है, फॉर्म फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ मेनी प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो 2 या 2 से अधिक प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह का सिस्टम जनरेट हो गया कि वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करना शुरू कर दी, और इस तरह से 2 प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके जो है वो यूकैरियोटिक सेल का जो है वो फॉर्मेशन की। और इसके सपोर्ट में जो है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो उनका खुद का डीएनए होता है, और इसकी वजह से उसमें जो है वो खुद की जो है मशीनरी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी होती है, जो कि ठीक उसी तरह की है जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल की होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसका कंपेयर जो है यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से की गई है। इसी वजह से
ये जो थियरी है यह ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो सिम्बायोटिक थियरी के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द 2 और मोर प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। ओवरऑल पूरा अगर समराइज की अगर बात करें, पहले सब एटॉमिक फॉर्म और सब एटॉमिक फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म आए, एटॉमिक फॉर्म के बाद जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म आए, मॉलिक्यूलर फॉर्म से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है पॉलीमराइजेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो उससे जो है किसका फॉर्मेशन हुआ, कोलाइड का फॉर्मेशन हुआ, कोलाइड पार्टिकल बने, कोलाइड पार्टिकल बने। कोलाइड पार्टिकल से जो है वो कोलाइडल सिस्टम बना, कोलाइडल सिस्टम बना। कोलाइडल सिस्टम से जो है वो माइक्रोस्फीयर बना, माइक्रोस्फीयर बना। माइक्रोस्फीयर से अगर देखो तो क्वेसर वेट बने, क्वेसर वेट से जो है वो प्रोवायरस बना, प्रोवायरस। इससे मॉडर्न वायरस बने, इसको बोलते हैं ईओबायोंट, और इसको बोलते हैं प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट। अब इससे जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल बनी, प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो कीमो हेट्रोटॉप नेचर की थी, कीमो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। और इससे क्या हुआ कि कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ग्रो की, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बने, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करा और बट ऑक्सीजन नॉट रिलीज। तो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या हुआ कि चेंजेस हुआ, तो ए आए, प्रोटो ऑटोट्रॉप आए, प्रोटो ऑटोट्रॉप बने, जिसमें कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, क्या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने की वजह से लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज हो गई।
oxygen release and reducing atmosphere जो चेंज हो गया, changed into oxidizing form, और प्रोटोऑटोट्रॉप के फॉर्म में जो है वो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बने। तो अगर देखो तो प्रोकैरियोटिक सेल जो मोनरल्स होते हैं, तो ये जो कीमोऑटोट्रॉप और बीजीए, कीमोऑटोट्रॉप जो है वो बैक्टीरिया है, मोनरस बैक्टीरिया है, मोनरस में जो है आर्की बैक्टीरिया। तो यहां पर ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पहले आर्की बैक्टीरिया आए थे, आर्की बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहले आर्की बैक्टीरिया बने और फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया बने, यू बैक्टीरिया बने। और इस यू बैक्टीरिया में कौन है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन है, कीमोऑटोट्रॉप एंड प्रोटोऑटोट्रॉप है। तो इस तरह से आर्की बैक्टीरिया और बीच में बैक्टीरिया है। तो यहां से प्रोकैरियोटिक सेल में आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जिसमें कि यू बैक्टीरिया में अगर देखो तो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का है। तो इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी बने। और ये वायरसेस जो है वो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये समझ लेना, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो प्रो वायरस और वायरस ए न्यूक्लियोप्रोटीन है। अब अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो यहां से दो फॉर्म शुरू हो गया, क्लोरोफिलस फॉर्म और नॉन क्लोरोफिलस फॉर्म, तो क्लोरोफिलस फॉर्म जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करने वाले थे। तो इसमें यूनिसेल एल्गी आए और इसमें जो है वो क्या है, फंगी आए। तो इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सभी जो फंगी है इसी में आई। और एल्गी के बाद यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गी है, पहले यूनिसेलुलर एल्गी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। तो एल्गी में यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बने और इसके बाद जो है वो क्या आए, ब्रायोफाइटा के बाद जो है वो ट्रेडोफाइटा आए, ट्रेडोफाइटा के बाद जो है वो जिम्नोस्पर्म आए, और जिम्नोस्पर्म के बाद जो आए वो एंजियोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म आए। तो इस तरह से इसी में जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा बने। और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में जो है इसमें कुछ एल्गी का भी फॉर्म आता है, प्रोटिस्टन एल्गी, प्रोटिस्टन प्रोटोजोआ, जिसमें कि फाइलम प्रोटोजोआ आया, प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा आया। अगर यहां से अगर बात करें तो उसके बाद एनिमल में आए पोरीफेरा,
उसके बाद आए सिलेटरेटा, सिलेट रेट्स है, फिर टीनोफोरा है, टीनोफोरा के बाद जो है प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एसके हेल्मिन्थीस, हेल्मिन्थीज आए। इसके हेल्मिन्थीज के बाद जो है वो एनेलिडाई, एनेलिडाई, एनेलिडा। उसके बाद जो है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आए। आर्थ्रोपोडा के बाद जो है वो मोलस्का आए। मोलस्का के बाद जो है वो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के बाद जो है वो हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद जो है वो कॉर्डेटा आए। कॉर्डेटा में अगर देखो तो पहले जो है वो फीसेस आई। कॉर्डेटा में जो है वो एक्वेटिक आए और एम्फीबियन आए। एक्वेटिक आए और टेरेस्ट्रियल आए, यानी कि पहले फीसेस आई, फिर एम्फीबिया आए, फिर रेप्टाइल आए, फिर एवीज आए और लास्ट में जो है वो मैमल्स आए। तो इस तरह से पूरे जो है फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से ये जो इस तरह से ये पूरा जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो बनी है। अगर ये बात अगर सबको समझ में आ गई तो पूरी बायोलॉजी जो है बिल्कुल आसान हो जाएगी। सभी चीज़ें जो है इस बायोलॉजी की आसान हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट में अगर किसी बच्चे को अगर कोई डिस्टरबेंस है तो कमेंट के थ्रू जो है वो पूछ सकता है। उसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो बना करके, इस पर डिटेल वीडियो बना करके जो है हम उसको उसके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये जो ओपेरिन का जो थियरी है और उसके बाद लाइफ डाइवर्सिटी है, आगे के जो एवोल्यूशन के आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते जेंटली रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी जा करके सभी कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अगर वीडियो को जो आप लोग जो है स्किप करके देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसी के साथ ये वीडियो जो है आज का यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।